चलो बेटा, स्कूल बस आने का टाइम हो गया है। अच्छा लंच पूरा खत्म करना, ठीक है? बस में मस्ती नहीं करना हो। बाय। और टिफिन पूरा खत्म करना। हाँ। विनोद, हो सकता है आराधना इस आदमी को सिर्फ जानती हो, या उसका दूर का रिश्तेदार भी तो हो सकता है। कोई औरत रोज कौन से रिश्तेदार से मिलने जाती है? ये फोटोग्राफ्स देखो विनोद, इन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि इन दोनों के बीच में अफेयर होगा। तुम दोनों अलग हो गए हो, वो अकेली है। हो सकता है काम के सिलसिले में किसी से मिल रही हो। गार्डन में, कॉफी शॉप में, काम के लिए? देखो विनोद, बात सीधी सी है, बिना किसी ठोस सबूत के तुम उससे डिवोर्स नहीं मांग सकते। इन फोटोग्राफ्स के बेसिस पर ये केस स्टैंड नहीं कर पाएगा। क्या तुम्हारे पास कोई भी ऐसा फोटोग्राफ है जिसमें दोनों कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में हो? एक पति जो किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी से तलाक चाहता है और एक पत्नी जो उसे आजाद करने को राजी नहीं है। वो पति विनोद ओसवाल अब अपनी पत्नी आराधना से छुटकारा पाने के लिए उसके खिलाफ एक अफेयर का ठोस सबूत चाहता है, जो शायद हुआ था। शुरू होता है एक जासूसी का खेल, पर वो हालात क्या थे जिनकी वजह से पति पत्नी के बीच इतनी कड़वाहट आ गई थी? जसवंत जी, आराधना हमें पसंद है। अगर आप लोगों की तरफ से भी हाँ है तो हम चाहते हैं कि ये मंगनी जल्द से जल्द हो जाए, ताकि हम लोग शादी की तैयारी शुरू कर सकें। जी, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। मैं जल्दी ही पंडित जी से मिलकर मुहूर्त निकलवाता हूँ। भाभी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं तो क्यों? आज मैंने मम्मी जी को प्रणाम किया तो
उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। वो मुझसे किसी बात पे नाराज हैं क्या? भाभी, कोई तो बात जरूर है, प्लीज बताइए ना। मम्मी जी तुमसे उखड़ी हुई है। मुझसे? लेकिन क्यों? वो शादी में तुम कुछ लेके नहीं आई ना, और तुम्हारे घर वालों ने भी कुछ भी नहीं भेजा, शायद इसलिए। विनोद, हाँ, मम्मी जी नहीं आए? वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बच्चा पैदा होने पर भी खाली हाथ चले आए, बधाई दी और चले गए। अब शगुन वगुन कुछ होता है या नहीं? तो क्या करूं, खुद जाके मांगू उनसे? अरे नहीं लाए तो नहीं लाए, तुम तो जानती हो देना उनकी फितरत में नहीं है। आप ही ने कहा था कि शादी में कुछ भी मत दीजिएगा। कहना पड़ता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सचमुच कुछ नहीं देंगे। शादी के वक्त मांग लेते ना तो अच्छा था। अब उनकी मुट्ठी आसानी से खुलने वाली नहीं है, बड़े बेशरम लोग हैं। तुम चाहती क्या हो मुझसे? उनसे कहो कुछ और नहीं, कम से कम रीति रिवाजों की तो कदर करे। अच्छा होगा ये सारी बातें तुम ही करो। मम्मी जी आइए ना, ओम अभी सोया है। आराधना, तुम्हारे परिवार को अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, कम से कम हमारे बारे में कुछ तो सोच लेते। रीति रिवाज परंपरा कुछ होता है या नहीं? मम्मी जी, आप हमेशा मेरे घर वालों के बारे में इतना भला बुरा क्यों कहती हैं? जानती हैं कि मेरे पापा का बस कपड़ों का एक छोटा सा बिजनेस है, आप लोगों की तरह कोई बड़ा बिजनेस नहीं है। अगर छोटा सा बिजनेस है तो अपनी बेटी की शादी भी किसी छोटे घर में करते ना। अपनी बेटी की शादी अगर उन्हें बड़े घर में करनी थी तो बड़े घर के रीत रिवाज भी उन्हें समझ लेने चाहिए थे। और फिर शादी ब्याह में पैसा ना हो तो कौन सा ऐसा बाप है जो कर्जा नहीं लेता? लेकिन इनसे तो चवन्नी निकलवाना भी मुश्किल है। तुम्हें पता है मेरे भाविन की शादी में रूपाली के घर वालों ने क्या क्या दिया था? रूपाली भाभी अपने साथ इतना सब इसलिए लेके आई थी क्योंकि उनके परिवार की हैसियत थी। बात हैसियत की नहीं, नीयत की है। तुम्हारे परिवार ने हमारी शराफत का फायदा उठाया। उन्होंने सोचा सामने वालों ने कुछ मांगा नहीं है तो हमें भी कुछ देने की जरूरत नहीं है। पर अब ऐसा नहीं चलेगा। तुम अपने बाबूजी से जाके बात करो। क्या हुआ? सब ठीक है? अरे अब कुछ बोलोगी भी? वैसे माँ कुछ गलत तो नहीं कह रही। भैया की शादी में रूपाली भाभी के घर वालों ने दिल खोल के दिया था और तुम्हारे घर वालों ने कुछ भी नहीं दिया। ये बात है तो सच ही। दहेज जो दिया नहीं गया था, एक परिवार जो इस बात से नाराज था और एक पत्नी जो इस सब में दिन ब दिन घुट रही थी। जैसे जैसे साल बीते मांगे बढ़ने लगी और साथ ही यातनाएं और हिंसा भी। विनोद बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी बाबा, मैं आता हूं। देख बेटा, मैं जानता हूं आजकल तुम बहुत परेशान हो, पर तू ही सोच, हर शादी ब्याह में रीति रिवाज होते हैं जो तेरी शादी में नहीं निभाएंगे। अब लेन देन तो हर शादी में होता है कि नहीं? अब तू ही बता, तेरी माँ का नाराज होना गलत है क्या? मैं जानता हूं पापा। और आराधना, वो अपनी जिद पर अड़ी है। अरे एक बार अपनी माँ बाप से बात कर लेगी तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या?
अपने घर वालों से बात क्यों नहीं करती? तुम्हारे पास और कोई चारा भी तो नहीं। अब ये घर तुम्हारा भी है, यहाँ खुशी खुशी रहना है तो जैसा मम्मी जी कहती है वही करो। आराधना, अपने पापा से एक बार बात करके तो देखो, कब तक तुम जिद पे अड़ी रहोगी? मम्मी कहाँ तुमसे कुछ ज्यादा मांग रही है? दीदी आपकी शादी को 4 साल हो गए हैं, 4 साल, और अब तक वो लोग आपको इस बात को लेकर तंग कर रहे हैं। हाँ श्रुति, और अब तो विनोद भी उनके साथ हो गए। दीदी चलो आप मम्मी पापा से बात करते हो, सब कुछ बता देते। नहीं, मैं मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। वापस जाके क्या बोलोगी? पता नहीं, बस मैं मम्मी पापा को तंग नहीं करूँगी। किस मुंह से वापस आई हो? ये मेरा घर है, मेरे पति का घर। ये मत भूलो कि ये घर तुम्हारे सास ससुर का भी है। यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। मैं अपने पापा से दहेज के लिए पैसे नहीं मांगूंगी। ठीक है, तो अपनी जिद का नतीजा भुगतो। क्यों नहीं बात कर सकती तू अपने पापा से? तुम्हें अपने माँ बाप से बात करनी होगी। मेरे माँ बाप ने भी तो दहेज दिया था, उसमें गलत क्या है? या तो दहेज लाओ या फिर ये सब भुगतो। यकीन नहीं होता कि जिया जी ये सब कैसे कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये सब कभी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अब और सहन नहीं हो रहा है। लेकिन बेटा, अब वो तेरा परिवार है। एक औरत की जिम्मेदारी होती है अपने घर परिवार को जोड़ के रखे। मैं तो कहती हूँ दामाद जी से बात करो और इस मसले को सुलझाने की कोशिश करो। ये ताने, ये मारपीट, आखिर कब तक वो ये सब सहती रहती? फाइनली आराधना ने फैसला किया कि वो अब ये सब और नहीं सहेगी। पहले तो वो लोग बस ताने मारते थे, लेकिन फिर कड़वाहट और बढ़ी और बात मारपीट तक पहुंच गई। आपके पति विनोद, वो आपका साथ नहीं देते? मेरी सास ने उन्हें भी ये यकीन दिला दिया है कि वो जो कर रही है वो बिल्कुल सही, और अब विनोद को भी ऐसा लगने लगा है कि दहेज मांगने में कोई बुराई नहीं। वो मुझे मारते हैं और कहते हैं कि जाओ अपने घर से दहेज ले आओ। के साथ साथ उनके बड़े भाई भाविन ओसवाल, भाभी रूपाली ओसवाल और पिता नारायण ओसवाल, इन सब ने मिलकर मेरी जिंदगी नरक बना दी है। इनकी शिकायत ले लो, एफआईआर दर्ज करो। सर वो झूठ बोल रही है। हमने उस पर कभी दहेज के लिए दबाव डाला ही नहीं। सर, हम शरीफ इज्जतदार लोग हैं, कपड़ा मार्केट में हमारा बहुत नाम है। क्या आपको लगता है कि हम ऐसी हरकत करेंगे? मेरे बेटे से शादी के 8 साल के बाद अब वो ऐसे झूठे आरोप लगा रही है। साफ पता चल रहा है सारा परिवार झूठा है। कोई औरत अपना घर छोड़कर अपने ससुराल वालों पे इस तरह के इल्जाम नहीं लगाती, वो भी शादी के 8 साल बाद। बात बर्दाश्त के हद से पार गई होगी, तभी वो पुलिस स्टेशन आई होगी। पर हमने कभी किसी ने उसे मारा नहीं। और दहेज, उसके बारे में कभी बात नहीं हुई? वो मम्मी जी कभी कभार बात। इतना काफी है, धन्यवाद। मतलब कि 1-2 बार मैंने बात उठाई थी, मतलब सिर्फ कहा था, उस पर कभी दबाव नहीं डाला और ना ही उसे मारा पीटा। 8 साल तक आप सिर्फ बात कर रही थी? यूं ही बातों बातों में जिक्र किया था कि मेरी बड़ी बहू दहेज लाई थी और वो नहीं। आपको जरा भी अंदाजा है? आपका इस तरह से उसके साथ दहेज के बारे में बात करना सेक्शन 498A के तहत दहेज के लिए सताना माना जाता है। पर हमने उसे कभी सताया नहीं। ये आप कैसे कह सकती हैं? आपका बार बार पूछना, सारे परिवार का एक ही बात को बार बार पूछना, क्या ये सताना नहीं हुआ? वो हमारे घर की बहू है, तो उसे और उसके परिवार को परंपरा और रीति रिवाजों की इज्जत रखनी चाहिए ना। मतलब आपने दहेज मांगा था?
हाँ। आराधना, क्या अपने सास ससुर को जेल भिजवाकर तुम्हारी गृहस्थी सुधर जाएगी? मम्मी मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन बेटा हमसे मशवरा तो कर लेती, बहुत जल्दबाजी की तू। देखो बेटा ये घर का मामला है, इसे घर में ही रहना चाहिए। पापा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आप नहीं जानते मैंने वहां कैसे दिन गुजारे, हर रोज की गालियां, मारपीट। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है पापा, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया है। मैं किसी हाल में उस घर वापस नहीं जाऊंगी और ना ही उनकी ज्यादतियां सहूंगी। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि दिन रात सताए जाना कैसा होता है। हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिली गई है, साथ में हमारी गिरफ्तारी की खबर भी फैल गई है मार्केट में। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हम लोग। सोचा नहीं था कि बहू बात को इतना आगे ले जाएगी। मैंने जमानत की अर्जी कर दी है, कल तक आप लोग की बेल हो जाएगी। फिर आप लोग को केस वापस लेने के लिए आराधना को मनाना होगा, वरना ये केस कोर्ट में लंबा चलेगा। हमें किसी भी तरह से उसे बहला फुसला कर ये केस वापस लेने के लिए मनाना होगा। उसकी हिम्मत तो देखो, अब उसके सामने जाके नाक रगड़े क्या हम? अरे मम्मी दिमाग थोड़ा ठंडा रखो। अभी अभी हम जमानत पे छूटे हैं और केस अभी बाकी है। 498A का केस है। सबसे पहले तो हमें इस दहेज के केस से छुटकारा पाना होगा। उसके साथ क्या करना है वो हम बाद में देख लेंगे। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, कुछ लेना देना नहीं रखना है उसके साथ। तलाक दे दूंगा। ये तो क्या बोल रहा है विनोद? सही कह रहा हूं भैया, बहुत हो गया। अपनी हद से काफी आगे जा चुकी है वो औरत। अब यहां इस परिवार में उसकी कोई जगह नहीं है। विनोद ने डाइवोर्स पेपर भेजा है। आराधना बेटा, मैं तो कहती हूँ अभी भी मान जा, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। नहीं मम्मी, उस घर में कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता। मैं ना तो वहां वापस जाऊंगी और ना ही उसे तलाक दूंगी। इतनी आसानी से वो मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। मैडम, मेरी क्लाइंट आराधना ओसवाल को ये तलाक मंजूर नहीं है। वो पहले ही अपने पति विनोद ओसवाल पे डाउरी हैरेसमेंट का केस दर्ज कर चुकी है। उसके बाद ये डिवोर्स की बात उठी। इस केस की अगली डेट अब नवंबर में होगी। तब तक आई होप आप दोनों आपसी रजामंदी से कोई समाधान ढूंढ लेंगे। न तुझे मेरे साथ रहना है न मुझे तेरे साथ, तो फिर ये नौटंकी क्यों? दे देना तलाक। इतनी आसानी से पीछा छोड़ दूं ताकि तुम झट से दूसरी शादी कर लो। ना तो मैं दूसरी शादी करूंगी और ना ही तुम्हें करने दूंगी विनोद। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर साबित करना पड़ेगा विनोद, तब जाके डिवोर्स मिलेगा। उन तस्वीरों में आराधना के साथ नजर आ रहा वो आदमी था कौन? क्या आराधना का कोई अवैध संबंध था जिसके बारे में विनोद को पता चल गया था? क्या ये संबंध तभी कायम हो गया था जब आराधना और विनोद साथ में रहते थे, या फिर दोनों के अलग हो जाने के बाद आराधना की जिंदगी में ये नया आदमी आया था? ये थोड़ी अजीब बात थी कि तलाक का नोटिस मिलने के 1 महीने बाद ही आराधना की जिंदगी में प्यार लौट आया था। मम्मी, हम कब घर जाएंगे और कब पापा से मिलेंगे? पता नहीं हो, थोड़ा वक्त लगेगा, या फिर शायद हम कभी वापस वहां नहीं जाएंगे। पर मैं हूं ना, तुम्हारी मम्मी और पापा दोनों।
हाय, हाउ आर यू? बाय मम्मा। हाय, सब ठीक है ना? कौन है ये? Hope things are all right. Sorry, मैं आपको नहीं जानती। मेरे मोबाइल में आपका नंबर स्टोर्ड नहीं है। आप मुझे नहीं जानती, मेरा नाम कपिल है। आपसे बस दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं आपसे क्यों दोस्ती करूँगी और आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं आपको नहीं जानता, चलो एक दूसरे को जान लेते हैं। मैं अजनबियों से बात नहीं करती। हाय, कपिल हियर। अब तो हम अजनबी नहीं है ना? हाउ आर यू दिस मॉर्निंग? मैंने आपके मैसेज का जवाब दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। ओके, समझ गया। लेकिन अपना नाम तो बता दो। क्यों? मैंने तुम्हें अपना नाम बताया ना, तुम भी बता दो। हम लोग अजनबी नहीं रहेंगे। हार्ड लक। हो सकता है गोल्डन चांस हो। सॉरी, तुम गलत जगह ट्राई कर रही हो। मैं औरत नहीं, आदमी हूँ। मैं 100% बता सकता हूँ कि आप आदमी नहीं हो। आपके मैसेज साफ कहते हैं कि आप न सिर्फ एक औरत हो, बल्कि बहुत खूबसूरत भी हो, जैसी आप प्रोफाइल पिक्चर में नजर आती हो, उससे भी ज्यादा। बता भी दो कि आपका नाम क्या है। आराधना। लेट्स मीट। क्यों? कम से कम ये तो पता चले कि हम दोनों दिखते कैसे हैं। सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट नहीं है तो क्या हुआ? एक बार मिल तो सकते हैं। अब तो हम दोनों दोस्त हैं ना। तुम चाहते क्या हो? पता नहीं, ये सब मिलने के बाद सोचें। कल हैंगआउट में MG रोड के पास। मैं जानता हूं तुम आओगी। 2:30 बजे मैं इंतजार करूंगा। हार्ड लक। रिमेंबर व्हाट आई सेड? चांस, गोल्डन चांस भी हो सकता है। आराधना, मैं राइट साइड की दूसरी टेबल पर हूं। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? दोस्ती करनी थी, सो ढूंढ लिया। वैसे आप करते क्या हैं? मैं राइटर हूँ। क्या लिखते हैं? फिक्शन, कहानियां। वैसे आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली अब मुझे चलना चाहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर द कॉफी। कल फिर मिलोगी?
इस बात से बेखबर थे कि कोई उनका पीछा कर रहा था और उनकी नजदीकियों को तस्वीरों में कैद कर रहा था। आराधना का पति विनोद उसे एक ठोस सबूत का इंतजार कर रहा था जो उसे जल्द से जल्द तलाक दिलवा सके। लेकिन दूसरी तरफ आराधना भी अपने फैसले को बदलने के बारे में सोच रही थी। कुछ है जो मैंने तुम्हें अब तक नहीं बताया। अब तुम कुछ भी बताओ आराधना, ये प्यार कम नहीं होगा। अब कोई सच ऐसा नहीं जो मुझे तुमसे दूर कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे तुमसे शादी करने से रोके। बोलो ना आराधना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कपिल, मेरा एक 8 साल का बेटा है। मेरे पति मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैं चाहती थी कि तुम्हें सब सच सच बता दूं ताकि कल को तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैंने तुम्हें चीट किया है। मैं भी तुम्हारी तरह शादीशुदा हूं। मैंने पहले तुमसे ये बात नहीं बताई, मैं डर रहा था। मैं अपनी बीवी से अलग हो चुका हूं। हमारी एक बेटी है, वो लखनऊ में रहती है। मैं अपनी बीवी से डिवोर्स लेने वाला हूं। हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। हम दोनों मिलकर सारी मुश्किलों का सामना कर लेंगे। श्रुति, मैं सोच रही हूँ कि विनोद को तलाक दे ही दूँ। हाँ दीदी, मैं भी यही चाहती हूँ। क्या फ़ायदा अपने आप को इतना परेशान करने से। अब मैं कोर्ट की अगली हियरिंग में कह दूंगी कि मैंने अपना फैसला बदल लिया। मिस्टर विनोद ओसवाल, क्या आप अब भी अपनी पत्नी को तलाक देना चाहते हैं? जी हाँ मैडम। क्या आप लोगों में इस बारे में कोई आपसी समझौता हुआ है? मैडम, मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद ओसवाल मिसेस आराधना ओसवाल के खिलाफ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के चार्जेस फाइल कर रहे हैं। इस बिना पर आगे कोई भी समझौता किए बिना मेरे क्लाइंट अपनी पत्नी से जल्द तलाक चाहते हैं। मिस्टर विनोद ओसवाल, आप अपनी पत्नी पर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यानी अवैध संबंध रखने का आरोप लगा रहे हैं। हमारे पास सबूत है मैडम। मैडम, मेरे क्लाइंट के खिलाफ ये सभी आरोप झूठे हैं। आपके क्लाइंट के एक आदमी के साथ ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। हमने ये फोटोग्राफ्स अभी देखे नहीं है मैडम। हो सकता है ये इन लोगों के झूठे आरोप हों मेरे क्लाइंट पर दबाव डालने के लिए। मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि हम लोगों को एक नई तारीख दी जाए और इन तस्वीरों की कुछ कॉपीज भी। ये कोर्ट अब इस केस को अगली तारीख पर सुनेगी। आपने मुझे इस बारे में पहले कुछ बताया क्यों नहीं? ये सब कुछ डिवोर्स पिटीशन फाइल होने के बहुत बाद हुआ। बल्कि आज तो मैं ये फैसला करके आई थी कि विनोद को तलाक देने के लिए हाँ कह दूंगी ताकि मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। विनोद को पता है कि आपको कोई और मिल गया है? ये आदमी है कौन और विनोद को इस बारे में कैसे पता चला? The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. भैया, MG रोड पुलिस स्टेशन ले लो। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये सब मुझे फंसाने के लिए किया गया था। मैं हैरान थी कि उसे मेरा नंबर कहाँ से मिला, लेकिन मैं जज्बाती हो गई थी।
शायद एक रिश्ते की निराशा ने एक नए रिश्ते की उम्मीद बढ़ा दी थी, पर अब समझ में आ रहा है कि मुझ पर सिर्फ नजर रखी जा रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि वो कपिल भी इस सब में शामिल था। ये सब उस विनोद की घटिया चाल है। वो मुझे बदनाम करके मुझसे तलाक लेना चाहता है। आपके पास कपिल का एड्रेस है? जी हाँ, कोथरूड में रहता है, राइटर है। ये फ्लैट हमने कपिल यादव को किराए पर दिया था, पर 2 हफ्ते पहले वो चला गया। कुछ पता है कहाँ गया है? जी नहीं, कुछ बता के नहीं गया। वो एक राइटर था? जी, उसने तो यही कहा था। और उसे ये फ्लैट सिर्फ 2 महीने के लिए चाहिए था। उसे यहाँ कौन लेकर आया था? जी, हमारा ब्रोकर। हाँ सर, उसने अपना नाम कपिल यादव बताया था। वो तुम्हारे पास कैसे आया? सर, जैसे बाकी कस्टमर्स आते हैं। एग्रीमेंट के पेपर्स नहीं बनाए थे? एक्चुअली सर, उसे वो फ्लैट सिर्फ 2 महीने के लिए चाहिए था। उसने कहा कि वो एक राइटर है, कोई असाइनमेंट था उसका। असाइनमेंट? यानी आराधना को फंसाना? सर, हम उसके पति विनोद को लेकर आए। नहीं, पहले उस कपिल यादव को ढूंढो, खबरियों को काम पर लगा दो। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. है कौन ये कपिल यादव? छोटी मोटी जासूसी करता है, ऑफिस भी नहीं है कहीं। हाँ, अखबार में इसका इश्तिहार जरूर निकलता है। इस वक्त कहाँ मिलेगा? नंबर बदलता रहता है साहब, उसका नया नंबर मिला है। वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव था, उसे ढूंढना मुश्किल काम नहीं था। उसे काम की तलाश रहती थी, काम मिला, उसने कर दिया। उसके लिए ये सिर्फ एक असाइनमेंट था। हेलो, कपिल यादव? जी हाँ, बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं सतीश गोयल बोल रहा हूँ। मुझे मेरे बिजनेस पार्टनर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या पता करना है? मुझे ऐसा शक है कि वो हमारे बिजनेस राइवल से जाकर मिला हुआ है। आप प्राइवेट डिटेक्टिव हो ना? जी हाँ। उस पर नजर रखनी है, पक्का सबूत चाहिए। जी, हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें मिलकर बात करनी होगी। मेरे ऑफिस तो मैं नहीं बुला सकता। आप बताओ कहाँ मिल सकते हैं? आज शाम बानेर से आगे हाईवे के पास जो कश्मीर पंजाब ढाबा है, वहाँ 4 बजे। ठीक है, ठीक 4 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। हाय, कपिल यादव। इंस्पेक्टर सुभाष काळे। तो तुझे आराधना ओसवाल को फंसाने का काम मिला था? चल बोल। सर, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, मैं अपना काम कर रहा था। जो किया वो काम था या कांड? सर, मुझे विनोद ओसवाल ने इस काम को करने के पैसे दिए थे। ये अपने पापा के घर में रह रही है। आपको शक है कि इनका किसी से अफेयर चल रहा है? मुझे तलाक चाहिए, और वजह चाहे जो भी हो, और मैं वजह ढूंढ के रहूंगा, क्योंकि ये मुझे तलाक देने को तैयार नहीं है। आपकी बीवी का कोई अफेयर नहीं है? नहीं है, पता है। आपको उसे रंगे हाथों पकड़ना है? हाँ। 1.5 लाख लगेंगे। मुझे सबूत चाहिए, कैसे, क्या, वो सब तुम सोचो। काम करोगे तो 1.5 लाख भी मिलेगा। हो जाएगा। अब से आप मुझे फोन मत करना, मेरा असिस्टेंट
निकुंज आपके टच में रहेगा। मुझे विनोद ने आराधना का नंबर दिया था, वो हे चैट पे एक्टिव थी, मैंने उसे मैसेज करना शुरू कर दिया। यहाँ तो आराधना को फंसा रहा था और वहां तेरा असिस्टेंट निकुंज तुम दोनों की फोटोग्राफ्स ले रहा था। विनोद कहाँ है? विनोद का है? सर वो किसी काम से शहर से बाहर गया होगा। कहा? बता के तो गया होगा। वो भोपाल गए हैं। उसका फोन क्यों बंद है? पता नहीं सर, हो सकता है नेटवर्क एरिया से बाहर हो। तुम दोनों सादे कपड़े में यार नजर रखो, घर वालों को पता है वो कहाँ गया है। प्राइवेट डिटेक्टिव कपिल यादव और उसका असिस्टेंट निकुंज इस वक्त न्यायिक हिरासत में है। विनोद ओसवाल अब तक फरार है और पुलिस उसकी तलाश में है। तस्वीरों को देखकर आराधना को गहरा सदमा लगा था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो अब तक उसके सदमे में है। एक अजीब तरीके से शुरू हुआ यह संबंध दरअसल उसके पति की उसे फंसाने की एक घिनौनी साजिश थी। विनोद और उसके परिवार के खिलाफ दहेज प्रताड़न का केस अब भी कोर्ट में चल रहा है। कितनी उम्मीदें होती हैं, कितना उत्साह होता है जब हम एक रिश्ते की तरफ आगे बढ़ते हैं, किसी से शादी करते हैं। जब दो इंसानों के रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है तब क्या उसका अंत इतना दुखद, इतना कुटिल होना जरूरी है? अलग होना कभी खुशगवार नहीं हो सकता, लेकिन क्या अलग होने के नाम पर साजिश, षड्यंत्र करके एक दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए इस तरह तोड़ देना जरूरी है? ओम जय 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 ओम जय 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 ओम। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हमने तुम्हारे सारे दोष दूर कर दिए हैं। अब जाओ और अपने मन को शुद्ध रखो। आज से ठीक 7 दिन बाद पूर्णिमा है। गर्भधारण के लिए उचित समय, उसके ठीक 9 महीने बाद तुम्हारी गोद भर जाएगी। हमारा आशीर्वाद है। ओम जय जय ओम जय ओम। बाबा मुकुंद, रोम रोम तक छल कपट में डूबा एक ढोंगी बाबा, पर फिर भी लोग उसके झांसे में आते रहे। एक गांव में पकड़ा जाता तो वो जमानत मिलते ही दूसरे गांव के मासूम लोगों को अपना निशाना बना लेता। ऐसे ही उसकी एक शिकार बनी 9 साल की स्मृति वेंकटेश। अभी थोड़े टाइम के लिए आ जाना स्मृति।
आऊंगी पर शाम को, क्योंकि अम्मा ने मुझे काम भी दिया करने को, तो वो खत्म करके आऊंगी। सूर्या, क्या मैं बाहर जाकर प्रियानी के साथ खेलूं? तेरा स्कूल का होमवर्क पूरा हो गया ना? आज तो होमवर्क मिला ही नहीं। अगर तू झूठ बोल रही है तो फिर सोच लेना। सच्ची कुछ भी होमवर्क नहीं मिला? ठीक है, फिर जा। कृतिका, स्मृति, अनंत, सूर्या। ये तुम्हारी रक्षा करेगा। क्या हम स्मृति को कल छोड़ आए? हाँ ठीक है। कहाँ अप्पा? तुम्हारे अज्जी के घर। पर क्यों अम्मा? वहाँ अज्जी तुम्हारी ठीक से देखभाल करेगी बेटा। वहाँ अच्छा स्कूल भी है। पर अप्पा, ये स्कूल भी तो अच्छा ही है ना, और मेरी दोस्त प्रियानी वो भी यहीं पर रहती है। स्मृति, हमें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। स्मृति अब कभी वापस नहीं आएगी? वो मुझे नहीं पता, लेकिन अब वो वहीं पर स्कूल जाएगी। लेकिन स्मृति ने पहले कभी नहीं बताया। उसे भी कहाँ पता था। हमें भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। आज ही अम्मा अप्पा उसे ले गए। स्मृति, स्मृति तू कब आई? मैं कल ही वापस आई हूँ। मुझे तेरी बहुत याद आई। ना पढ़ाई करने में कोई साथ था, ना खेलने कूदने में। अब तो तू यही रहेगी ना? पता नहीं। तू अपने अम्मा पापा से बोलना कि तुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। हम रोज दोपहर को खेला करेंगे। आज शाम को तू खेलने को आएगी ना? पता नहीं, देखती हूँ, पर पहले घर का काम तो खत्म कर लूँ। जा, अब तेरी बात। जल्दी जाना। खाना
स्मृति, तू इतने चुप चुप से क्यों हो गई है? नहीं तो मुझे अब यहाँ अच्छा नहीं लगता, ऐसी बात नहीं है। मुझे तेरे साथ सूर्य और अनंत के साथ ही रहना अच्छा लगता है। फिर क्यों जा रही है? मुझे भी वापस नहीं जाना। अम्मा, हाँ मुझे यहीं पर रहना है। देखेंगे। मुझे वापस नहीं जाना। स्मृति, तुम्हारे अप्पा बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है। कृतिका, स्मृति, अनंत, सूर्या। क्या मैं यहीं पर रह सकती हूँ? मुझे अनंत, सूर्या और प्रियानी की बहुत याद आती है। दो महीने बाद मई 2013 में स्मृति फिर से अपनी नानी के यहाँ चली गई। स्मृति की दोस्त प्रियानी को बहुत दुख हुआ और वो फिर से उदास हो गई। हाँ प्रियानी। स्मृति क्या दोबारा से चली गई? हाँ प्रियानी। पर वो क्या इधर नहीं रह सकती? नहीं, वो अपने अज्जी के घर अच्छे से रह रही है। बाबा का अद्भुत चमत्कार आपको धन्य कर देगा। आपके घर में सुख समृद्धि की बारिश होगी। 24 तारीख को बाबा का दर्शन करने जरूर आना। जय बाबा। देखिए, ये पर्चे आप तुम्हें नहीं बांट सकते। देखिए, आप बाबा का अपमान कर रहे हैं। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। आप चाहे तो मैं हर क्लास में बता दूंगा, लेकिन ये पर्चे बांटना संभव नहीं। लोकल अथॉरिटीज़ को अगर पता चला तो बहुत मुसीबत हो सकती। तो ठीक है, हर रोज हर क्लास में इनके बारे में बताना। जी मैं ज़रूर बताऊँ। जय 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 जय। बाबा, बाबा आपके चमत्कार की बहुत चर्चा हो रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या हम इस होने वाले चमत्कार का लोकल चैनल पर भी विज्ञापन करवाएं? आसपास के गांव वालों को भी पता चल जाएगा। और केबल वाला भी आपका बहुत बड़ा भक्त है। करो बाला, करो। जितने अधिक लोगों का कल्याण हो उतना ही अच्छा है। बाबा मुकुंद महाराज अपनी आध्यात्मिक शक्ति से हवन की अग्नि प्रज्वलित करेंगे। फिर एक जीवित कन्या स्वयं को हवन को समर्पित अजय ना, ये क्या है? आप बाबा गांव में चमत्कार करने वाले हैं। वो एक लड़की को हवन में डालने के बाद उसे फिर से जीवित करेंगे। ये पागलपने पे तुझे विश्वास है? बाबा के पास ईश्वर की दी हुई शक्ति है। एक मिनट, ये देखिए, पूरे गांव का फायदा होगा इससे। ऐसा लगता था कि बाबा के इस नए चमत्कारी हथकंडे के झांसे में पूरा बेलगातुंड गांव आ चुका था। ये पुनः जीवित करने का छलावा आखिर था क्या? ये क्या बकवास? ये बाबा पहले लड़की को हवन में डाल के जलाएगा और फिर से जिंदा कर देगा। सर, पूरा गांव ये देखने के लिए उत्सुक है। ऊपर से बाबा टीवी पे ऐड भी चला रहा है।
इसका यहाँ आश्रम भी है, इसका मतलब काफी दिनों से एक्टिव है। हो सकता है सर। सर धीरे धीरे इसने गांव वालों का विश्वास हासिल किया और अब बड़े हथकंडों पर उतरा है। कुंडली निकालो इसकी, देखें जरा कौन है। सलाम साहब। साहब ये बाबा मुकुंद कोई साल भर से यहाँ पे है। इसका आश्रम भी पहले से यहाँ पर था साहब, और ये अलग अलग गांव में जाके अपने ठिकाने बनाता है साहब। क्या ये पहले भी किसी कांड में पकड़ा गया है? कोई बोलेगा नहीं साहब। हाँ, पर कई बार पुलिस हिरासत में लिया गया है और जमानत पे भी छूट के आया है। छूटने के बाद साहब ये गाँव बदल लेता है। हाँ साहब, इसका एक बड़ा पक्का चेला है, बाला चंद्रन और बाबा, ये दोनों एक ही साथ काम करते हैं साहब, और ये बाला ही उसकी सारी प्लानिंग करता है। धन्यवाद साहब। नमस्कार। पूज्य बाबा जी अभी ध्यान में हैं, वो आपसे नहीं मिल सकते। जी कोई बात नहीं, मैंने तो बाबा जी के चमत्कार के बारे में सुना था, तो बस उनको मिलने चला आया। आप दान देना चाहते हैं? जी जी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ बाबा आखिर में क्या चमत्कार करने वाले? क्या बाबा सच में किसी लड़की को हवन कुंड में डालने वाले? बाबा के पास दैवीय शक्तियाँ हैं। बाबा स्वयं देवता स्वरूप हैं। वो किसी भी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकते हैं। लेकिन ये कौन सी लड़की है जिसके साथ बाबा ये चमत्कार करने वाले? देखिए, बाबा के बहुत सारे भक्त हैं। जो लड़की बाबा के प्रति सबसे ज्यादा आस्था रखेगी, बाबा उसी को अपना वरदान दे देंगे। लड़की को जिंदा करेगा? लगता है इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट है। मुझे भी लगता है सर। आश्रम में लड़कियां हो सकती हैं, बाबा का कोई और चक्कर तो नहीं? हो सकता है सर। सर हमें तुरंत कुछ एक्शन लेना चाहिए, उस बाबा को गिरफ्तार करना चाहिए। वैसे भी वो जो कुछ कर रहा है वो कानूनन अपराध है, जुर्म है। लेट्स गो। बाबा मुकुंद, आपके नाम का अरेस्ट वारंट है हमारे पास। तो तुम बाबा की जासूसी करने आए थे? आप लोग जो ये चमत्कार कर रहे हैं ये गैर कानूनी है, जुर्म है। ये आप लोगों की समस्या क्या है और ये आप बाबा के ऊपर कौन सा आरोप लगा रहे हैं? मृत को जिंदा करना और ये चमत्कार लोगों को बताना, ये एक अपराध है। बेटा, तुम्हें अवश्य कोई भ्रम हुआ है। इन लोगों की मुझ में आस्था है। मुझ में जो भी शक्तियां हैं उनकी अभी सही जानकारी नहीं है तुम्हें। बाबा, अब लोगों को धोखा देना बंद करो। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वारंट है तुम्हारे नाम, लोगों में अंधविश्वास फैलाने के लिए और ऐसे चमत्कार का वादा करने के लिए जो कि अपराध है। अरेस्ट हिम। ये बाबा के ऊपर एक हमला है, उनका अपमान है और ये हम कभी सहन नहीं करेंगे। आप लोग हमें गोली चलाने के लिए मजबूर ना करें। नहीं करेंगे हम सहन। एक मिनट, पकड़ो से। गोली चलाने के लिए मजबूर ना करें। देखिए, आप लोग बाबा के साथ ऐसा व्यवहार करके अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। बेटा, तुम लोग मुझसे दूर ही रहो, उतना ही अच्छा है, वरना अनर्थ हो जाएगा। मुझे स्पर्श करते ही तुम सब भस्म हो जाओगे बेटा। पुलिस! हाय हाय! पुलिस! हाय हाय! पुलिस! हाय हाय! पुलिस! हाय हाय! अगर आप लोगों का ये सब इसी तरह से चलता रहा तो हमें और पुलिस फोर्स बुलानी पड़ेगी। लेके चलो, कम ऑन। बाबा को छोड़ दो! बाबा को छोड़ दो! अन्याय कर रहे हैं। अंदर फटाफट फटाफट जल्दी अंदर चलो। आप लोग सामने से हट जाइए वरना मैं किसी के बारे में कुछ नहीं सोचूंगा। चलो।
ये लोग पुलिस स्टेशन आके बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं। पास के गांव से एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स बुलानी पड़ेगी। आप लोग हमारे साथ ऐसा करके घोर पाप कर रहे हैं। 24 तारीख को आइए और चमत्कार देखिए। उसका तो पता नहीं बाबा, फिलहाल तुम पुलिस स्टेशन चलो, हमारा चमत्कार देखो। बोल। बेटा, अवश्य तुम्हें कोई भ्रम हुआ है, किसी ने तुम्हें गलत दिशा में भटका दिया है। कहाँ है वो लड़की जिस पर चमत्कार करने वाला था? बेटा, मैंने कहा ना। बाबा, ज्यादा नौटंकी मत कर, चुपचाप बता दे वो लड़की कौन है और कहाँ है। अच्छी तरह पता है तो ढोंगी है। ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग पाप लगेगा तुम्हें। आधा घंटा दे रहा हूं तुझे, सच बोल, वरना तेरे लिए नरक नहीं बना दूंगा। लॉकअप में डालो इसे, होश ठिकाना आ जाएंगे इसके। कौन थी वो लड़की जिसके साथ बाबा ये चमत्कारी ढोंग करने वाला था? क्या वो लड़की आश्रम में ही थी या वो लड़की कहीं और से आने वाली थी? हमारे बाबा को पुलिस वाले, पुलिस वाले हमारे बाबा को, हमारे बाबा को पुलिस वाले, पुलिस वाले हमारे बाबा को, हमारे बाबा को। सर, आश्रम में कोई लड़कियां नहीं है। बाबा ने कहीं छुपा के रखी होगी। तेरा बाबा तो जाएगा ही जाएगा, साथ में तेरी भी हवा टाइट होगी। अब सच सच बता दे, सारा ढोंग क्या है? कोई ढोंग नहीं है साहब। उल्लू समझ रखा हम लोगों को, हाँ? तेरा बाबा के सच में मुर्दों को जिंदा कर देगा? सच सच बता, कहाँ है वो लड़की जिसको हवन के अंदर डालने का प्लान किया तुम लोगों ने? कौन सी लड़की साहब? मेरे बाबा के भक्त रॉड लाओ। नहीं नहीं साहब, नहीं साहब। तो बताता हूँ साहब। साहब, हवन के पास एक चिता है साहब, लकड़ियों के ढेर के नीचे से साहब सुरंग खोदी गई है। वो सुरंग कहाँ जाती है? एक कमरे में। वहां से पलंग के नीचे से एक रास्ता निकलता है बाबा के कमरे की ओर। वो सीढ़ियां बाबा के कमरे तक ले जाती हैं। लगता है ये वही लड़कियां जिन्हें बाबा अपने ढोंग के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा था। देखो, अब जाकर समझ में आया सर, इस बाबा का चमत्कार क्या है। इन बच्चों को सुरंग के जरिए निकालकर फिर उन्हें ही जिंदा दिखाता है ये। इन लड़कियों की हालत काफी खराब है। इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, चेकअप कराना होगा इनका। जी सर। तुम लोगों को पाप लगेगा। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो तुम लोग मुझे? मैं तुम सबको श्राप दूंगा, तुम सब लोग नरक में जाओगे। ऊपर ईश्वर बैठा है, वो सब कुछ देख रहा है। ये फ्रॉड बाबा, चुप। तेरी पोल खुल चुकी है। अब मुझे ये बता कि तू जो कर्तव्य करने वाला था वो कैसे करने वाला था? और ये तीनों लड़कियां कौन हैं? वो मेरी भक्त हैं, मेरी पूजा करती हैं। तेरी तरह नहीं है। मैं तुझे श्राप दूंगा, श्राप। पहले तुम मेरा तो इंस्टेंट श्राप ले ले।
कृपा करके बाबा पे हाथ मत उठाइए, अनर्थ हो जाएगा। मत उठाइए। बताएगा? बताएगा? बताता हूँ, बताता हूँ। बता। मैं हवन करने वाला था। जय ओम, जय ओम, जय 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 ओम। ओम जय ओम, जय ओम, जय जय ओम। एक लड़की को लकड़ियों पर लिटाकर फिर उसके ऊपर से चिता बनाने वाले थे। जय 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 ओम। जय 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 ओम। नीचे से निकल जाती। ऐसा करने के लिए हमने उसे पहले से सिखा रखा है। फिर वो सुरंग के रास्ते मेरे कमरे में चली जाती। बाला मेरे कमरे में चला जाता और लड़की के चेहरे और बदन पर कालिक लगा देता ताकि लगता कि लड़की जल गई है और दोबारा से जिंदा हो गई है। बाबा मुकुंद की जय, बाबा मुकुंद की जय। हमने रात को कई बार इसका अभ्यास भी किया है मेरे भक्तों के साथ जो जनता के बीच रहने वाले थे। बहुत बड़ा ढोंगी है तू, बहुत बड़ा। इन दोनों का अच्छे से बयान ले लो और अगर बयान ना दे तो डंडे का इस्तेमाल करो। सर, ये स्मृति वेंकटेशन है, ये श्रीजा है और ये पद्मा। सब ठीक है, कोई चोट वगैरह का निशान नहीं है, पर काफी वीक है। लगता है काफी दिनों से इन्हें कुछ खिलाया नहीं है। इनसे बात हो सकती है? जानना चाह रहा था ये लोग वहां पहुंचे कैसे। अब कल बात कर लीजिए, आज इनकी हालत उस लायक नहीं है, बहुत घबराए और थके हुए। कहाँ पढ़ते आप लोग? मैं देव प्रभुशाला में पढ़ती थी। मैं भी वही पढ़ती थी। और स्मृति तुम कहाँ पढ़ती थी बेटा? मैं रगवाड़ा गांव की रहने वाली हूँ। बेटा तुम यहाँ कैसे पहुंची? क्या हम स्मृति को कल छोड़ आए? हाँ ठीक है। मेरे अम्मा पापा ने मुझे यहाँ छोड़ा, मुझे वापस अपने घर जाना है, अपने अम्मा पापा और भाइयों के पास। श्रीजा और पद्मा को उनके माँ बाप ने इस स्कूल में भेजा था सर, जिस स्कूल को वो ढोंगी बाबा फंड करता है। लेकिन स्मृति के माँ बाप ने उसे खुद बाबा के आश्रम में क्यों छोड़ दिया? अम्मा, अप्पा, अप्पा, घर में पुलिस आई है। वो लोग आपको और अम्मा को घर पे बुला रहे हैं। क्या हुआ साहब? स्मृति तुम्हारी बेटी? जी साहब। वो हमें एक फर्जी बाबा के आश्रम में मिली है। उसको लेके कोई झूठा चमत्कार करने वाला था वो। उससे उसकी जान को खतरा था। यो देवरे,
वो वहाँ कैसे पहुँच गई साहब? तो तुम्हें नहीं पता वो वहाँ कैसे पहुँची? नहीं साहब। हाँ, तुमने तो उसको उसकी नानी के यहाँ भेजा हुआ। जी साहब। यही कहानी बनाई हुई है ना तुम लोगों ने? सब लोगों को ये बोल के बेवकूफ़ बनाया हुआ है ना कि स्मृति नानी के यहाँ गई है? नहीं साहब। क्या? कहाँ है स्मृति? क्या हुआ उसे? वो अपने नानी के घर नहीं है? नहीं बेटा, स्मृति के अम्मा पापा झूठ बोल रहे हैं। नहीं साहब, हम क्यों झूठ बोलेंगे साहब? तो वो छोटी सी बच्ची झूठ बोल रही है। तुम दोनों ने खुद उसे ढोंगी बाबा को सौंपा था। तुम लोग अब पूरी तरह से धन्य हो जाओगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुमने अपना वादा पूरा किया गीतिका। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आनंद अम्मा अप्पा। स्मृति के माता पिता उसे देखकर खुश नहीं हुए। आखिर में उन्होंने मान ही लिया कि वो ही स्मृति को ढोंगी बाबा के आश्रम में छोड़कर आए थे। लेकिन उन्होंने अपनी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया? वो सिर्फ 9 साल की थी जब तुम लोगों ने उसे ढोंगी बाबा के आश्रम में छोड़ दिया। ये सोचा भी नहीं कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है आश्रम में। क्यों छोड़ा स्मृति को आश्रम में? साहब, हमें अपना एक वचन पूरा करना था साहब। कौन सा वचन? मैं माँ नहीं बन पा रही थी साहब, तभी मेरी दोस्त ने कहा बाबा से मिलने को, और फिर हम दोनों चले गए नल्लकोटा गांव बाबा से मिलने। और बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया साहब। एक दोष था जिसके कारण तुम मां नहीं बन पा रही थी। मैंने उस दोष को नष्ट कर दिया है। अब शीघ्र ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। मैं समझ सकता हूं तुम लोग गरीब हो, इसलिए मैं तुमसे दक्षिणा नहीं लूंगा, परंतु तुम लोगों को मुझे एक वचन देना होगा। बच्चे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं बाबा। जब तुम लोगों को दूसरे संतान की प्राप्ति हो, उसे तुम मुझे दे देना। यही मेरी दक्षिणा होगी। तुमने बाबा को दूसरा बच्चा देने का वादा किया था। इस बात को 12 साल गुजर चुके। तुम्हारे 3 बच्चे हैं। अब स्मृति के साथ ऐसी बेवकूफी करने की क्या जरूरत थी? ईश्वर में भक्ति और श्रद्धा रखने के बाद भी हमारा समय ठीक नहीं चल रहा था साहब। घर का खर्चा भी नहीं निकल रहा था साहब, बहुत तंगी थी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था साहब, इसलिए हम 2 साल पहले फिर से बाबा से मिलने चले गए। तब वो श्रीगतपुरा आए हुए थे।
साफ सी बात है, तुम लोगों को कठिनाई तो होनी ही थी। बाबा कृपया हमारी मदद करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाबा के उपाय बताने के बावजूद भी नहीं समझते। बाला, याद है तुम लोगों को, तुमने अपनी दूसरी संतान मुझे देने का वादा किया था। जब तुम लोगों को दूसरे संतान की प्राप्ति हो, उसे तुम मुझे दे देना, यही मेरी दक्षिणा होगी। तुम लोगों ने सोचा भी कैसे कि बाबा से किया वादा तोड़कर तुम लोग सुख से रह पाओगे? गीतिका, बाबा कितनी संतान हुई तुम्हें? बाबा 3। अपनी दूसरी संतान को बाबा की सेवा में अर्पित किया। तुम्हारी दूसरी संतान हमारी है। यदि वो तुम्हारे पास रहेगी तो श्राप बन जाएगी, यदि मेरे पास रहेगी तो तुम्हारे लिए सुख समृद्धि का कारण बनेगी। तो अपने सुख के लिए तुम लोगों ने उसे अपनी बेटी दे दी। तुम्हारे पड़ोसियों से पूछा हमने, उनसे भी कहा था तुमने कि स्मृति नानी के घर है। 6 महीने के बाद जब वो वापस आई तो तुमने उसे फिर से वापस भेज दिया। साहब, जब हम उसे बाबा के पास ले गए श्रीगतपुरा, तो वहाँ किसी बच्चों की संस्था ने छापा मारा था साहब, तो उन्होंने स्मृति को वापस ले जाने को बोला। स्मृति, अब तो तू यही रहेगी ना? अम्मा, हाँ, मुझे यहीं पर रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। फिर बाबा छूटने के बाद वो यहाँ बेलगातुन में आ गए, तब हमने स्मृति को वापस बाबा के पास भेज दिया साहब। अत्ते, हाँ प्रियानी। स्मृति क्या दोबारा से चली गई? हाँ प्रियानी। बाबा धोखेबाज है, ढोंगी है। तुम्हारी बच्ची सिर्फ 9 साल की है। दोबारा अपनी बच्ची के साथ ऐसा मत करना। साहब, अगर हम स्मृति को अपने साथ ले जाएंगे तो हमारे जीवन में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आएगी साहब। देखो, बाबा की सारी बातें बकवास है, झूठी हैं। अपनी बच्ची को अपने साथ रहने दो। तुम लोगों को बहुत याद करती है वो, अपने भाई को, अपने दोस्तों को। तुम लोगों के साथ रहना चाहती है, उसे भी बाकी बच्चों की तरह जीने दो। नहीं साहब, हम स्मृति को कभी घर वापस नहीं ले जा सकते साहब। वो आए तो हमारे लिए भला नहीं होगा साहब। हाँ साहब, भगवान का शाप होगा साहब। बाबा बोले कि बहुत बड़ा अभिशाप होगा। नहीं साहब, हम स्मृति को साथ नहीं ले जा सकते साहब। साहब, अब जो सजा देना चाहते हो दे दो साहब, लेकिन हम स्मृति को घर वापस नहीं ले जा सकते साहब। सर, उस बाबा का और उसके चेले का काला चिट्ठा मिल चुका है। सर, इस बाबा मुकुंद का असली नाम रंगराजन मुकुंद है और इसके चेले का नाम बालचंद्रन है। ये पुराने दोस्त हैं, पहले आवारागर्दी किया करते थे। अब लोगों को ठगने का एक नया तरीका इन लोगों ने ढूंढ निकाला। इतने सारे केसेस चल रहे हैं इन लोगों के ऊपर, और फिर भी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, नोट छाप रहे हैं। लोग ऐसे ढोंगियों के चक्कर में आ जाते हैं सर, और इसीलिए हमारा देश ऐसे ढोंगियों से भरा पड़ा है। चाइल्ड केयर कमेटी को फोन किया? सर, वो कल आ रहे हैं। हमें स्मृति को बताना पड़ेगा। प्रियानी, स्मृति कहाँ है? वो आई नहीं। एक कमेटी है, चाइल्ड केयर कमेटी, कल सुबह आ रहे हैं तुम्हें लेने। अच्छा लगेगा तुम्हें? पर मेरे अम्मा अब्बा कहाँ हैं? मुझे उनके पास जाना है, अपने भाइयों के पास जाना है।
मैं घर जाना चाहती हूँ। देखो बेटा, फिलहाल तुम्हें चाइल्ड केयर कमेटी के देखरेख में रहना होगा कुछ दिन, और मैं वादा करता हूँ तुम खुश रहोगे, वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन क्यों? मेरे अम्मा अब्बा है ना, वो रखेंगे मेरा ख्याल। मुझे उनके पास ही जाना है। धोखेबाज बाबा और उसके चेले पर गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाने के लिए आईपीसी की धारा 342 और 10 या उससे अधिक दिनों के लिए गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाने के लिए धारा 344, किसी महिला के खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए धारा 354B, हत्या की कोशिश के लिए धारा 307 और किसी के मन में दैवीय प्रकोप का भय पैदा करने के लिए धारा 508, गलत तरीके से बंदी बनाने के लिए दफा 341, द प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, पॉक्सो के सेक्शन 11 और 12 के तहत चार्जेस लगाए गए हैं। दोनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं। स्मृति के साथ बचाए गए बाकी बच्चे उनके परिवारों को सौंपे जा चुके हैं, लेकिन स्मृति चाइल्ड कमेटी की देखरेख में है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे स्वीकार नहीं किया। इस मामले ने मीडिया का बहुत ध्यान खींचा था, इसीलिए स्मृति को एक 9 साल की बच्ची को मिलने वाली सारी सुविधाएं और सुरक्षा मुहैया कराई गई। ऐसे ढोगी पाखंडियों की हमारे देश में बिल्कुल कमी नहीं है, ना सिर्फ देहात और दूर दराज के इलाकों में, बल्कि ये ढोंगी बड़े बड़े शहरों में भी पाए जाते हैं। चाहे चमत्कारी अंगूठी हो, कड़ा हो या भगवान की तस्वीरें, जो इंसान मुश्किल में होता है वो इन्हीं चीजों को अपना सहारा मान लेता है। लेकिन जरा सोचिए, इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसके जीवन में कोई मुश्किल या परेशानी ना हो। बड़े शर्म की बात है कि कुछ बड़ी शख्सियतें भी ऐसे धोखेबाज धंधेबाजों की बेवकूफाना चीजों की वकालत करते हैं, जिन चीजों को हम अक्सर भगवान मान बैठते हैं। यहाँ तक के कॉर्पोरेट ओन्ड मीडिया हाउसेस भी रात के अंधेरे में अपने खाली टाइम स्लॉट से पैसा बनाने के लिए इस तरह के चमत्कारी आइटम्स बेचते हैं। और हमारे कानून बनाने वाले सांसद नेता सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म की परिभाषाओं पे झगड़ रहे हैं। अगर ईमानदारी से कहा जाए तो ऐसे बाबाओं को लोगों को बेवकूफ बनाने से रोकना कानून और कानूनी संस्थाओं के लिए भी बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इन्हें कोई रोक सकता है तो वो हैं आप और हम। जब हम इन्हें बढ़ावा नहीं देंगे, अपने बच्चों को कुतर्की अंधविश्वास नहीं सिखाएंगे जिन्हें हम अपनी जिंदगी का हिस्सा मान बैठे हैं। बुरी नजर का टीका, बिल्ली का रास्ता काटना, शगुन अपशगुन, अच्छा समय बुरा समय, लकी नंबर, भाग्यशाली दिशा जो सुख समृद्धि लाएगी, अगर हम ये सब बंद नहीं करते तो कृपया अभागी स्मृति के लिए हम मगरमच्छ के आंसू ना बहाएं। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं एक और स्मृति हमारी ऐसी आपराधिक उदासीनता की वजह से अकेली नर्क झेलने पर मजबूर होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और हम सब ये बात याद रखें कि जीवन में जब भी कभी मुश्किलें आएं तो इन बेकार के नुस्खों की बजाय अपने आप पर विश्वास रखें और हिम्मत और धीरज से काम लें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।